वह जीवन ही क्या जिसका आधार स्तंभ सत्य न हो। वह जीवन ही क्या जिसका आधार स्तंभ सत्य न हो। वह जीवन व्यर्थ है जिसका कोई लक्ष्य ना हो। जी हाँ मित्रों, सही सुन रहे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोग अपने लक्ष्य को बनाइए। मैं विजय सिंह स्मार्ट विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं पुनः उपस्थित हूँ मैथ के एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9th के स्टूडेंटों के लिए है। आज मैं क्लास 9th के मैथ के सिलेबस के बारे में आप लोगों से पूरी जानकारी साझा करूंगा। आज आइए देखते हैं कि क्लास 9 के सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक इस आपको जो 2020 और 21 में पढ़ने हैं वो क्या क्या है। देखिए, इस विषय में आपको सबसे पहले 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है। कहने का मतलब है जो आपका मैथ का पूरा परीक्षा का कार्यक्रम है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होगा वो लिखित परीक्षा का होगा जिसमें आपको सवाल हल करने हैं, उसके बाद आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा जो है वो प्रोजेक्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, फाइल वगैरह बनाना है, उसमें आपको विद्यालय से सारी चीजें दी जाती थी, आप वो करेंगे। यानी कि आपको 70 अंक जो है वो लिखित परीक्षा में ले आना है। उसके बाद आपको जो 30 अंक है वो आपको प्रोजेक्ट कार्य से ले आने पड़ेंगे। उसी के साथ साथ जो आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक जो होगा वो 23 एवं 10, इसका मतलब 23 जो नंबर है आपको लिखित परीक्षा में ले आना पड़ेगा और 10 नंबर कम से कम प्रोजेक्ट कार्य में। अगर इस तरह से अगर हम कहें कि टोटल जो है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक जो होगा वो होगा कितना, तो आप देख सकते हैं, वो आप देख रहे हैं यहाँ, ये आपका 33 नंबर होगा। ये आपको बहुत दिमाग में रखने वाली बात है। ये हम आपको मिनिमम नंबर की बात कर रहे हैं, कम से कम नंबर की बात कर रहे हैं। टाइम जो होगा वो आपके लिए 3 घंटे दिए 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट आपको पेपर रीड करने के लिए दिया जाता है। आइए अब हम इसको विधिवत इकाईबद्ध तरीके से देखते हैं कि ये कितने भागों में बांटा गया है इसे। सबसे पहले आप देखिए, जो इकाई के तरीके से अगर हम इसको बांटने में अगर सक्षम है देखें तो इस प्रकार से सबसे पहला जो पहली इकाई जो है वो संख्या पद्धति। यानी पहली जो आपको इकाई यहां नजर आ रही है वो है संख्या पद्धति। पहली इकाई में आपको संख्या पद्धति पढ़ना है जिसके लिए आपको 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक? 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसी के साथ सेकेंड यानी दूसरी इकाई बीजगणित। बीजगणित से आपको यहां पे 20 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 20 अंक मिलेंगे। तीसरी इकाई जरा देखें, यानी निर्देशांक ज्योमेट्री। इसमें टोटल ऑफ नंबर की अगर हम बात करें जो आपको मिलने वाले हैं 5 अंक मिलने वाले हैं। इसी तरह से चौथी इकाई जो है ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में भी आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलने वाले हैं, भरपूर नंबर मिलने वाले हैं, यानी 20 नंबर आपको प्राप्त होंगे। जो इकाई छठवीं है 6, वो है आपका मेंसुरेशन। आपको मेंसुरेशन से जो नंबर मिलने वाले हैं वो है 10 अंक। यानी आपको मेंसुरेशन से आपके क्लास 9th में जो मैथ का पेपर आएगा उसमें टोटल जो नंबर आने हैं, यानी उसमें से जितने सवाल आएंगे मेंसुरेशन से वो होंगे 10 अंक के। उसके बाद 7वीं इकाई देखें, यानी संख्यांकिकी तथा प्रायिकता। संख्यांकिकी तथा प्रायिकता, इसमें आपको 8 अंक प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, इसमें 8 अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। अब यहाँ अगर हम टोटल योग की बात करें तो आपको जब इनको सब ऐड करेंगे यानी आपका जो योग आएगा वो 70 अंक का आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बिल्कुल इसको दिमाग में फिट करिए, क्योंकि जब हमने आपको पहले ही बता रखा है, अगर आपको कुछ करना है सबसे पहले आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। अगर आपको मैथ का ये जो कक्षा 9 का जो आपका ये टॉपिक है
यानी जो आपका सिलेबस है, आप अगर इसको क्रैक करना चाहते हैं, अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। देखिए अब हम लोग इसको विधिवत जानकारी लेते हैं कि इकाई 1 में हमें कितना पढ़ना है, इकाई 2 में हमें कितना पढ़ना है, इकाई 3 में हमें कितना पढ़ना है। ऐसे ही सभी इकाइयों में जो जो पॉइंट हमें पढ़ने हैं, टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं, वो आप लोगों के मैं समक्ष रखता हूं। देखिए पहला जो यहां से आपको पढ़ना है, पहली जो टॉपिक है आपको दिख रहा है कि ये जो है वास्तविक संख्या से संबंधित टॉपिक है। यानी वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या जानना है वो आपको जानना पड़ेगा। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको जानकारी लेना है। और प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या है, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, इन सब संख्याओं के बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। उसके साथ साथ पूर्णांक परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण की समीक्षा की जाएगी और क्रमिक वृद्धि द्वारा शांत अथवा अशांत आवर्ती दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी जो संख्या है शांत है अशांत है, इनको संख्या रेखा पे कैसे दर्शाया जाएगा, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। देखिए जो वास्तविक संख्याओं पर हमने बताया था कि आपको इसमें वास्तविक संख्याएं पढ़ना है और वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं भी जानना है। संक्रियाओं का मतलब आपको छोटी क्लासों में पता भी होगा और इसमें क्या है छोटी छोटी चीजें रहती हैं, इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ले एक चीज और है कि जो छोटी चीजें होती हैं वही कभी जाके मोटी भी हो जाती हैं, इसलिए इन्हें भूलिए नहीं, बिल्कुल दिमाग में अपने फिट करे रहिए, क्योंकि ये मैथ है। आइए अनावर्ती अशांत दशमलव के उदाहरण, अपरिमेय संख्याओं जैसे मतलब आपको ये जानना है कि अनावर्ती संख्या क्या है, अशांत दशमलव के उदाहरण के साथ, यानी इनको समझना पड़ेगा। और अपरिमेय संख्याओं जैसे कि हम कह सकते हैं अस्तित्व में जो भी संख्याएं आती हैं, जैसे कहें √2, √3, √5 आदि, अस्तित्व और उनका संख्या रेखा पर निरूपण, यानी √2, √3 आदि संख्याओं को हम संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद जो हमें जानना है वो है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनके बारे में, प्रत्येक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर एक विशिष्ट बिंदु के रूप में निरूपण की व्याख्या करना और विपरीत भी। देखिए और उसके साथ हमें जो इसमें आगे देखना है, यानी कि आपको इसके जो आगे देखना है, यानी सिद्ध करना है कि उदाहरण संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु का एक विशिष्ट वास्तविक संख्या में निरूपण, यानी इनको क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा, आपको दर्शाया जाएगा। अगला जो टॉपिक है आपको जो समझना है, वास्तविक संख्या के nth रूट की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है ये आपको बाकायदे बताया जाएगा। दिए गए वास्तविक संख्या यानी आपको रूट में x के लिए रूट x का अस्तित्व और ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या रेखा पर निरूपण करना आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। बिल्कुल आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको बता दें, ये आपका केवल सिलेबस आपको बताया जा रहा है कि आपको ये चीजें आपको पढ़ना है। जब आपका टॉपिक आएगा तो आपको इतना विधिवत ढंग से, इतना सरल तरीके से बताया जाएगा, आप ऐसा सोचे भी नहीं होंगे, शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप यहाँ इस पे विश्वास करिए, हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। आपको जहां भी कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अंडर रूट में x का अस्तित्व और ज्यामितीय व्याख्या के साथ इसका संख्या रेखा पर निरूपण, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है। अब जरा देखिए जो अगला पॉइंट है इसमें आपको देखना है, यानी कि 1/a+b रूट में x तथा 1/√रूट में x और दूसरे रूट में प्लस करके रूट में y तरह की वास्तविक संख्या, यानी इस तरह की भी संख्याएं बनेंगी जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की संख्याओं
स्मरण। जी हाँ, आप भी छोटी क्लास में, अभी पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या तो जैसा कि आप 8वीं में रहे होंगे तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा। तो यहाँ आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आइए आगे चलते हैं, जहां x और y जो होंगी आपकी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, नेचुरल नंबर होंगे। जी हाँ, बहुत सही। आइए आगे समझते हैं। और a और b जो है वो क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी पूरे अंक होंगे। जी हाँ, देखिए आगे देखिए, पूर्ण घात वाले घातांकों के नियम का पुनः स्मरण करना पड़ेगा, आपको पुनः जानना पड़ेगा। धन वास्तविक आधार वाले परिमेयीकरण आप कह सकते हैं, या तो सॉरी परिमेय घातांक, यानी जो परिमेय घातांक होगा उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। विशेष स्थितियों में ही सामान्य नियमों की जानकारी रखना, जैसे कि कोई विषम परिस्थितियां में आपको कुछ चीजें मिल जाए तो उनको कैसे आप हल करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। चलिए अगले जो यूनिट है, इकाई जो है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगली जो इकाई है आप देख रहे हैं, इकाई 2, यानी क्या है, बीजगणित। यहाँ से आप लोग अपने मन को शांत करके बिल्कुल स्थिर होके यहाँ आप ऐसा समझे कि ये जीवन में भूलने वाली बातें ना हो, कि आप पता चले आज इसको देख लिए कल भूल जाइए। जैसा हमने बताया कि आपको लक्ष्य पता होना चाहिए। ये सारी ऐसी चीजें हैं, अब आपको दिख ही रहा है कि ये जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। कोई आपको चिल्लर के भाव कह सकते हैं कि नंबर नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ आपको इकट्ठे नंबर इसमें मिल रहे हैं। 20 अंक बहुत होते हैं, तो आप यहाँ इसको बहुत बाकायदा अच्छे से समझिए। कहीं आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे आप पॉइंट यहाँ देख रहे हैं वो आपको देखना है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बहुपद एक चर वाले बहुपदों की परिभाषा। सबसे पहले आपको बहुपद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद एक चर वाले बहुपदों की परिभाषा, क्या डिफिनेशन जानना है। एक चर वाले बहुपद जो है उनकी परिभाषा जानना है, डिफिनेशन जानना है, तथा प्रत्युदाहरण यानी आप उसके विपरीत भी समझेंगे। बहुपद के गुणांक, बहुपद के पद और शून्य बहुपद, यानी बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, परिभाषा के साथ बहुत अच्छे से आप लोगों के समक्ष मैं लेकर आऊंगा, वो जब चैप्टर चलने लगेगा। आगे चलिए देखिए, उसके बाद जो आपको जानना पड़ेगा वो है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, आज ऐसे चलते जितने भी आपके टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, जो दिया होगा। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है, गुणनखंड और गुणांक। बहुपद के गुणांक, शेषफल प्रमेय का कथन, उदाहरण सहित गुणांक प्रमेय का कथन, गुणांक प्रमेय का कथन, ये भी आपको जानकारी लेना पड़ेगा। देखिए इसमें जो होगा ये है सत्यापन करना है। क्या सत्यापन करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ, फिर से समझ लीजिए इसको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 का गुणनखंड, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं और गुणनखंड प्रमेय द्वारा त्रिघात का गुणनखंडों, बीजगणितीय व्यंजक और सर्वसमीकाओं का पुनः स्मरण, सर्वसमीकाओं का सत्यापन। कहने का मतलब है इसके माध्यम से हमें क्या करना है, अगर ये त्रिघाती रहेगी तो हम प्रमेय, शेषफल प्रमेय का नियम लगा के इसको तोड़ेंगे। फिर आगे चीजों को देखिए इस तरह से सत्यापित भी आपको करना पड़ेगा। क्या सत्यापित करना है जरा देखिए, यानी कि यहां आपको दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। यानी इसको अगर आप ये देख रहे हैं कि ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो है इसके बराबर है, यानी जो ये टॉपिक है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये आपको
बिल्कुल सिद्ध करके बताना पड़ेगा। और मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप बिल्कुल तनी का भी परेशान होने की आपकी बात नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल कहीं भी दिक्कत में नहीं आएंगे। यानी x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर जो भी फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई, इसी तरह जैसे मैंने इसको बताया वैसे ही ये भी आपका होने वाला है। आगे भी आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब है, ये एक माइनस प्लस दोनों में भी रहेगा। आगे देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये आपका यहां से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब आगे इसको भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखिए अब जो अगला पॉइंट है आपका जो टॉपिक है जरा देखें, वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या पढ़ना है। यानी सबसे पहले देखिए जो पहले पॉइंट में है वो है एक चर राशि में रैखिक समीकरण, यानी जो जिसमें चरों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, एक होगी। दो चरों में रैखिक समीकरण यानी इसमें जो चरों की संख्या होगी वो दो होगी, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 प्रकार के रैखिक समीकरण पर विशेष ध्यान, यानी हमें इसमें क्या करना है, विशेष प्रकार से ध्यान देके समझना है। मैं आपको बताऊंगा भी। सिद्ध करना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनके केवल एक हल नहीं, दो हल नहीं, इनके क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि इनके अनेक हल होते हैं। आइए देखते हैं फिर आगे क्या है। और उनके वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग्म में लिखे जाने की परख, यानी उनको हम वास्तविक रूप में कैसे दिखाएंगे, उनका निरूपण तथा रेखा पर उनका अंकन दो चर वाले दो चर राशियों में रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचना। जैसे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण अभी हमने आपको बताया कि ये है, इसमें दो होंगे, तो उनको हल करने के बाद उनके अनेक हल होंगे और हमें उनको क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा पे दर्शाना भी पड़ेगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपका वास्तविक जीवन से संबंधित, यानी जो मेरे जीवन में आपके जीवन में जो चल रहा है उससे संबंधित उदाहरण तथा समस्यात्मक आप कह सकते हैं प्रश्न, अनुपात तथा समानुपात से संबंधित प्रश्न तथा इनका बीजगणितीय ग्राफिकल या कह सकते हैं ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाना, यानी हम इनको कैसे दर्शाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली आपकी जो इकाई है वो थर्ड है, तीसरी। आपको जो तीसरी इकाई में जो पढ़ना है इसको देखें, यानी जो आपका पहली इकाई जो है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपको 5 नंबर के लिए मेहनत करनी है। अब आप जरा यहां देखें कि जो आपका पहला पॉइंट इसमें आपको जो पढ़ना है वो है कार्तीय तल किसी बिंदु के निर्देशांक कार्तीय तल से संबंधित नाम तथा परिभाषित शब्द संकेतन जिसको कहते हैं, तल पर बिंदुओं को दर्शाना। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना जाने क्या है। आप बिल्कुल घर में अपने लेटे रहे होंगे, आप घर में जब शाम को लेट जाते हैं, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप जब घर में आप शाम को लेट जाते होंगे या लेट जाएंगे तब आप मन में चिंतन करेंगे तो आपको निर्देशांक ज्यामिति के जो सवाल हैं वो ऑटोमेटिक जो है रट जाएंगे, हल कर लेंगे आप। ऐसा बताने चल रहा हूं मैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप लोग। और अगर आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो आप लोग ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं।
देखिए अगली जो आपको इकाई नजर आ रही है, यानी आपको अगली जो यूनिट है वो है ज्यामिति। ज्यामिति में देखिए अभी आपने एक ज्यादा नंबर वाला चैप्टर बीजगणित देखे हैं, ये भी एक ज्यादा नंबर वाला चैप्टर है जिसका नाम है ज्यामिति। इसमें भी आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? 20 नंबर। आपने बीजगणित में भी 20 नंबर देखा था कि आपको बीजगणित में 20 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, इसमें भी आपको बीजगणित मिलेंगे। जी हाँ, सही बात है। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बिल्कुल सही। चलिए आइए समझते हैं। पहला जो इसमें आपको टॉपिक है वो है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें जो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है उसमें मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा। देखिए इसमें जो आपको देखना है, सबसे पहले भारत में ज्यामिति तथा यूक्लिड की ज्यामिति इतिहास, यूक्लिड की परिभाषाएं, यानी इनकी जो परिभाषाएं होंगी उस पे हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। फिर अभिग्रहित और अभिधारणाएं, यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं, पांचवी अभिधारणा का समय संकरण, 5वीं जो अवधारणा है संकरण, अभिधारणा और प्रमेय के बीच संबंध उदाहरण के साथ जो होगा, जो है वो आपका जो है 5वीं अभिधारणा का समय संकरण, अभिधारणा और प्रमेय के बीच संबंध उदाहरण सही। आइए चलते हैं फिर आगे देखते हैं जो अगली पॉइंट ऑफ है। इसमें आपको अभिधारणा एक दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। प्रमेय 2 जो होगा सिद्ध करना है आपको, 2 बिंदु रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं। बहुत अच्छे से ये आप समझ लीजिए कि आपको लास्ट में ये लगेगा कि ये मान लीजिए कि मलाई रहेगी। इतने सरल तरीके से बताया जाएगा कि आपको भी शायद भरोसा न हो, लेकिन ये सत्य है। चलिए आगे समझते हैं। सेकंड, रेखा और कोण। जो रेखा और कोण में जो आपको चीजें जाननी है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 होता है। बहुत अच्छे से, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कुछ चीजें जो है आप अपनी पिछली क्लास में आप इन सबको पढ़े भी होंगे। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करके आपको बताया जाएगा। जब 2 समांतर रेखाओं को एक ही तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का एकांतर कोण जो होगा आपका वो क्या होगा, कोणों तथा आंतरिक कोणों पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो उसमें सॉरी थोड़ा सा ये टॉपिक इधर नहीं तो इधर, यहां जो होगा वो आपको इक्वल होगा। ठीक है, ये आप इधर देखिए, कोण तथा आंतरिक कोणों पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी जो कोण होंगे कोण के भी प्रश्न होंगे, आंतरिक कोण के भी प्रश्न होंगे। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं। एक ही त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। देखिए यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख विपरीत विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। अगला टॉपिक जरा देखें, त्रिभुज। त्रिभुज में हमें क्या पढ़ना है, चलिए 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक ही त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण के बराबर हो। ठीक है, ये सारी चीजें जब आपका लेक्चर स्टार्ट होगा, कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज का तो बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा।
दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जी हाँ, चलिए और आगे चलते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आइए आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज में समान कोणों के सामने की भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। और त्रिभुजों में असमानता तथा त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच असमता संबंध का अध्ययन करना है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो चौथा टॉपिक आप देख रहे हैं, फोर्थ। ये आपका क्या है, चतुर्भुज। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जी हाँ, बहुत सी सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर से देख लीजिए। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगला जो टॉपिक देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विपरीत भी ये सत्य होगा। इसका मतलब है जो है वो आपको विधिवत जानकारी जब इसको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। आगे जरा देखिए। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विपरीत भी आपको क्या है, सही माना जाएगा। यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। चलिए देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं और विपरीत भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा विपरीत भी आपको जो होगा वो सही होगा, करेक्ट होगा। अगला देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आपको जानना है वो है क्षेत्रफल। अब आपको जानना पड़ेगा क्षेत्रफल। अच्छा, कई लोगों के मन में संदेह होते हैं कि क्षेत्रफल किसका निकाला जाता है, आयतन किसका निकाला जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको बिल्कुल एक हेडिंग में बता दिया जाएगा, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा तथा आयत के क्षेत्रफल को पुनः स्मरण, यानी वो हम लोग समझेंगे कि क्षेत्रफल की अवधारणा क्या है, आयत के क्षेत्रफल को पुनः जो जानकारी दी जाएगी आपको समझाया जाएगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज को क्षेत्रफल, जो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होता है या बराबर होते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। ये जो है आपका वृत्त। अब जरा देखें, सही देखा जाए तो इसको कहा जाता है वृत्त। बहुत दिमाग में अच्छी चीजों को रखिए। सबसे देखिए,
तो ये आपका जो है वृत्त में जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले वृत्त की परिभाषा, निम्न अवधारणा, उदाहरण सहित जानकारी दिया जाएगा आपको। त्रिज्या, परिधि, व्यास, जीवा, चाप, त्रिज्यखंड, आंतरिक कोण आदि चीजों पे आपको बहुत बढ़िया जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं। आप जरा देखें, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तथा विपरीत भी सत्य है। इसका मतलब इसका उल्टा भी आपको सही करेक्ट साबित करके बताया जाएगा। एक वृत्त के केंद्र से एक ही जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा का समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अब आगे देखिए, तीन संरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। फिर से पढ़िए, तीन संरेख बिंदुओं से एक और केवल का मतलब एक वृत्त खींचा जा सकता है। आगे देखते हैं, एक वृत्त की सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। विपरीत भी आपको सही सिद्ध करके भी बताया जाएगा। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगली जो आपको पॉइंट देखना है, यानी एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसकी अंतर्वृष्टि करने वाली रेखा के एक ही और स्थित हो तो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु जो होंगे एक वृत्त में स्थित होते हैं, अर्थात वे क्या होंगे, चक्रीय होंगे। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग जो है वो 180 अंश होता है। देखिए अगला टॉपिक 7 यानी रचनाएं हैं। रचना में आपको क्या जानना है, रेखाखंड के लंब समद्विभाजक कोण वो जो होंगे आपको उसमें जानना है, यानी 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश में होंगे। प्रत्येक इत्यादि के समद्विभाजक तथा समबाहु त्रिभुज की रचना करना। देखें, दिए हुए आधार कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग अंतर से त्रिभुज की रचना करना। जी हाँ, देखिए उसके बाद एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हैं। तो दिया रहेगा, जैसे कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिए हो। दो कोण दिया रहेगा, परिमाप दिया रहेगा, आपको त्रिभुज की रचना करना पड़ेगा, इसका मतलब बनाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी इकाई है, इकाई 5वीं, इकाई जो 5वीं है वो मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में आप खूब अच्छे से दिमाग से देखिए, जो आपको पढ़ना है सबसे पहले क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बिना सिद्ध किए। आपको सिद्ध नहीं करना, ऐसे ही निकालना। और इसका अनुप्रयोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाएगा। चलिए आगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन घना गोला अर्धगोला सहित और लंब वृत्तीय बेलन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ऐसी जानकारी आपको इस चैप्टर से मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है
इकाई, ये आपकी जो अगली इकाई आई आपके सामने, इकाई 6 छठवीं इकाई, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी तथा प्रायिकता, देखिए ये आपकी लास्ट इकाई है। आपको इसमें 8 नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहली इसमें जो टॉपिक आपको दिखाई दे रही है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले अभी आप लोगों ने देखा होगा किसमें, ज्योमिति में वृत्त आया था। जी हाँ, आया था। तो उसमें क्या काम था, यहां क्या काम था, वहां उसके बारे में आपको सिद्ध करके बताना है। यहां इसके बारे में आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। देखिए जरिए, अब देखिए इसमें जो आपको जानना है सबसे पहले सांख्यिकी। सांख्यिकी का परिचय, ये आपको साधारण भाषा में बहुत सरल तरीके से आपके जो आप डेली जीवन जीते हैं, आपके दिनचर्या से उदाहरण दिया जाएगा, बताया जाएगा कि सांख्यिकी आपके जीवन में कैसे उपयोगी है या ये कहां कहां आपको देखने को मिलेगी। आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों को कैसे एकत्रित करते हैं। अच्छा, आप लोग तो अब आंकड़ों का थोड़ा सा दिनचर्या भी भूल गए हो। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के तहत अब इस समय तो मैच आ ही नहीं रहा है। नहीं तो कहीं आईपीएल आ जाता तो कहते ऐसा है, मुंबई वालों ने इतना रन बनाया, रोहित ने इतना रन बनाया, या तो पांड्या ने इतना रन बनाया। यही रोहित का रन बनाना, पांड्या का रन बनाना, आदि खिलाड़ियों का रन बनाना, जितने भी वो रन बनाते हैं उन्हीं को इकट्ठा करके संग्रहित करते हैं, वही क्या कहलाता है, आंकड़ा। या आप कह सकते हैं कि मुंबई की टीम ने एक मैच में इतना, मान लीजिए हम कहते हैं 120 रन बनाया, फिर हम कहते हैं कोलकाता की टीम ने 150 रन बनाया। ऐसे ही सभी टीमों का आंकड़ा निकालकर क्या कहते हैं, अगर हम दिखाएं तो वही कह सकते हैं कि आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों को, अच्छा चलिए इसकी बहुत जानकारी विधिवत आपको दी जाएगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतकरण, यानी आंकड़ों को हम कैसे दिखाएंगे, कैसे बताएंगे। सारणीकृत, हम क्या करेंगे, उसको सारणी में भी क्या करेंगे, सारणीबद्ध करेंगे। सारणी में हम इसको कैसे रखेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको भी हम आपको बताएंगे। देखिए अवर्गीकृत, वर्गीकृत, अब आपको दिख रहा होगा अवर्गीकृत, वर्गीकृत, बारंबारता। बारंबारता बिल्कुल सरल चीज है यार, इसमें आपको बहुत कहीं परेशान नहीं होना है। बिल्कुल एक, मान लीजिए जैसे कि ये कह सकते हैं एकदम मलाई, इतनी सरल चीजें हैं। उसको जो है अवर्गीकृत, वर्गीकृत, बारंबारता, ग्राफ बारंबारता, यानी ग्राफ में भी आपको इसको दर्शाना है। बहुभुज, मध्यम और सॉरी माध्य या माध्य माध्यिका तथा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक भी आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। मैंने अभी आप लोगों को क्रिकेटर का कुछ उदाहरण दिया, ये समझ लीजिए ऐसे ही सब बीत जाएगा, कोई समस्या नहीं है इसमें एकदम। ये मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, आप सोचेंगे ऐसा ऐसा है, मैं उसी तरह से आपको उदाहरण भी दूंगा। अब आगे देखिए प्रायिकता, इतिहास। प्रायिकता जो टॉपिक में हमें जो पढ़ना है, इतिहास प्रायिकता के जो इतिहास है इसके बारे में हमें जानना है। प्रायिकता के, प्रायिकता का इतिहास क्या है, कैसे कैसे कब से कहां से स्टार्ट हुआ, आदि चीजों पे हम इसमें बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। उसके बाद अनुभाविक प्रायिकता पर ध्यान केंद्रित करना है हमें। अनुभाविक प्रायिकता क्या है उसको आपको बताया जाएगा। संकल्पना को प्रेरित करने के लिए समूह तथा व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर ज्यादा समय का समर्पण, परीक्षाओं को वास्तविक जीवन से संबंधित तथा सांख्यिकी के अंतर्गत दिए गए अध्याय के उदाहरणों से लिया जाएगा। यानी जितने भी सांख्यिकी में उदाहरण होंगे सारे उदाहरण को आपको बताया जाएगा। अच्छा, एक चीज इतना आपको दिमाग में रखना है कि आपको ऐसा ना लगे कि प्रायिकता बड़ी कठिन है, बहुत सरल चीज होती है। कहीं भी आपको
तकलीफ नहीं आएगी। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल आप तैयार रहिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको कहां समस्याएं आ रही हैं। देखिए, जो क्लास 9 का सिलेबस है, आज आपको पूरी जानकारी दी गई कि आपको कहां कहां ध्यान देना है, क्या पढ़ना है। अब आप क्या करिए, सबसे पहले वीडियो को पूरा रिवाइव करिए और देखिए जो चीजें आपको जहां स्पष्ट ना समझ में आई हो या आपको जहां दिक्कत हो, आप वीडियो को रिवाइव करके देख सकते हैं, पुनः इसको समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो या तो आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आज का ये टॉपिक आपका यहीं से समाप्त होता है। आई होप कि हमारे द्वारा आपको बताई गई बातें समझ में आई होंगी। अगर हमारे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एवं हमारे वीडियो को लाइक करें। और एक चीज और है, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है तो आप अपने मित्रों का भी क्या करें, जी हाँ, अपने मित्रों का भी उद्धार करें, इस वीडियो को उनके तक शेयर करें और उनको भी ये दिखाने का प्रयत्न करें। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।